हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओर से प्योर मेटल कैसे बनेगा। मतलब ओर से हम लोगों को प्योर मेटल बनाना है और उस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे 2 स्टेप्स की, जिसके अंदर हम लोगों को एनरिचमेंट ऑफ ओर्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की। देखो, ओर के बारे में हम लोगों को पता है ओर क्या होता है। प्योर मेटल को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, कैसे उसको हम लोग पाएंगे, वो हम लोग इन 3 स्टेप्स के ज़रिए ही समझ सकते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को हम लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ना होगा, जिससे हम लोग ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर देना ओर में से। ओर पार्ट हमारे पास ओर है, हम लोगों ने ओर में से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। और गैंग पार्टिकल्स को जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो जो उसके अंदर मेटल की परसेंटेज होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और मेटल की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाना ही हो जाता है फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब ये गैंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? रिमूवल ऑफ gang particles, removal of gang particles from ore to increase the percentage of metal in ore। तो यही है एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये गैंग क्या होता है, ये गैंग पार्टिकल्स क्या है। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर यही है, सबसे पहले उन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दो, जिससे कि फिर जो उसके अंदर मेटल की परसेंटेज होगी ओर के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब हम लोगों को मेटल मिलेगा। मतलब जो गैंग पार्टिकल्स है उसको हमें बस रिमूव करना है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर ही हम लोग को सारे स्टेप्स देखने हैं। कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग को आज समझना है। तो हम लोग समझते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को सेकंड स्टेप के अंदर। तो सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है? सबसे पहली टर्म जो हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर आती है वो है गैंग। ये जो गैंग टर्म है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर ही आएगी। तो गैंग टर्म के बारे में समझते हैं, गैंग क्या होता है। जैसे कि इधर लिखा है गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रेजेंट होती है ओर के अंदर। तो उन इम्प्योरिटीज़ को ही हम लोगों को रिमूव करना है। अब ये किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं? सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है, और भी कोई तरह का कोई मिनरल कोई इसके ऊपर लगा हुआ हो सकता है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना ही एनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है। और उन इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं हम लोग गैंग। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ओर्स are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc। तो इस तरीके की कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो कि ओर के ऊपर लगी हुई होती है, मतलब मेटल्स के ऊपर लगी हुई होती हैं, उनको रिमूव कर देना ही एनरिचमेंट ऑफ ओर होती है। और उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं गैंग। तो ये हमारे पास पहली टर्म हो गई। सेकंड टर्म हमारे पास जो कि प्रोसेस से रिलेटेड है, कि जिसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर समझेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब हमारा बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। तो ये हमारे पास स्टेप 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा गैंग के बारे में। जिसके अंदर हम लोगों ने गैंग के बारे में समझा। अब हम लोगों को समझना है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन मेटल्स का।
मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कुछ प्रोसेसेस हैं, जिन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट के अंदर देखा था, जैसे कि कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, रिडक्शन हो गया। उन तीनों टर्म्स को आज हम लोगों को समझना है। तो इसके अंदर जो हमारे पास टर्म आती है वो टर्म है हमारे पास सबसे पहले रोस्टिंग। ये रोस्टिंग क्या होता है? देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस को बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो रोस्टिंग के बारे में हम लोगों के पास कुछ डिफरेंसेस हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात जानते हैं रोस्टिंग कहाँ यूज़ करते हैं। रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर्स में यूज़ की जाती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, यूज इन सल्फाइड ओर्स। तो इसको केवल सल्फाइड ओर्स में ही यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने उस फ्लो चार्ट के अंदर भी पढ़ा था। तो इसे हम सिर्फ सल्फाइड ओर्स में यूज़ करेंगे। सेकेंड, इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड ओर में इस्तेमाल करते हैं और सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड ओर में, ऑक्साइड ओर में। तो सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड के अंदर। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं कन्वर्टेड। तो इसको यूज़ किया जाएगा सल्फाइड ओर्स के अंदर, और इसमें जो सल्फाइड ओर होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड ओर्स में। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे किस प्रोसेस के थ्रू? हम लोग इसमें हीट दे देंगे। हीट देने के बाद तो इसको हीट करेंगे और ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई इसके अंदर। जो अगली बात है हम लोगों के पास वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, इसके अंदर जो हम लोग जो एयर की अमाउंट है वो एक्सेस होगी, मतलब अमाउंट जो है ना एयर की वो लिमिटेड नहीं रहेगी। हम लोग एक एक्सेस अमाउंट में इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो इधर लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एयर, एयर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो 2 पॉइंट हमारे पास बन गए, यूज्ड इन सल्फाइड ओर, जिसके अंदर हम लोग हीट देंगे और हीट से वो सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर्स में। और जो अमाउंट ऑफ एयर है वो एक्सेस है, कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, एक्सेस है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास जैसे कि जिंक सल्फाइड ही हमारे पास एक और था, हम लोगों ने समझा था फ्लो चार्ट के अंदर जिंक सल्फाइड। इस जिंक सल्फाइड को हम लोगों ने ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाए, क्योंकि एक्सिस ऑफ एयर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ एयर, एक्सिस ऑफ एयर। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने के बाद ये हीट हो गया, और इसको हीट करने से क्या हुआ, ये जो जिंक सल्फाइड था ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन हो जाता है साथ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में हीटिंग के थ्रू, और ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सिस में है। ठीक है, तो ये था रोस्टिंग। सेकंड टर्म हमारे पास जो था, सेकंड प्रोसेस जो हमारे पास एक था वो था हमारे पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन क्या होता है? तो कैल्सिनेशन एग्जैक्ट इसका उल्टा ही है। कैल्सिनेशन में हम लोगों ने देखा था इसको यूज़ करते हैं हम लोग कार्बोनेट ओर्स के अंदर, यूज्ड इन कार्बोनेट ओर्स। हम लोगों ने बोला था सी से याद रखना है हम लोगों को, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर में इसका यूज़ करते हैं, ये कार्बोनेट ओर में यूज़ होता है, और कार्बोनेट ओर में जाने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोनेट को ऑक्साइड में, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ऑक्साइड ओर में। इसमें भी हम लोग क्या देंगे, हीट सप्लाई, हीट देंगे इसके अंदर भी। लेकिन जो इधर हीट होगी, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देंगे वो लिमिटेड सप्लाई होगी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई एकदम लिमिटेड होगी, कोई हम लोग ज़्यादा अमाउंट में इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, हम लोग जानते हैं कार्बोनेट और हो गया। इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई तो दी, लेकिन वो ऑक्सीजन सप्लाई एकदम लिमिटेड है,
तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन बट लिमिटेड है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कर मतलब बर्न तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमारे पास कैल्सिनेशन का हो गया। तो कैल्सिनेशन में हम लोग आसानी से इजीली 3 मार्क कवर कर सकते हैं। हम लोग को पहला पॉइंट ये लिखना होगा, सेकंड हम लोग को एयर के बारे में लिखना होगा, थर्ड एक एग्जांपल दे देंगे। तो 3 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया हमारे लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस भी और दोनों समझ में भी आगे प्रोसेस किसका कहाँ यूज़ करते हैं। फोर्थ जो हमारे पास एग्जाम्पल है और सॉरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास रिडक्शन। ये एक प्रोसेस भी है जिसका यूज़ एक्सट्रैक्शन में किया जाता है मेटल के, जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर देखा था। हमारे पास कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट थे और रिडक्शन भी उसके अंदर एक प्रोसेस था। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है मेटल से ही। मतलब एक नया एक मेटल हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स है, उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा मेटल बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को एक्सट्रैक्ट क्या करना है, मेटल ही तो एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो मेटल बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाएगा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब हम लोग चैप्टर 1 के अंदर समझ चुके हैं। अब हम लोगों को बस समझना है कि रिडक्शन करेंगे कैसे। इसके अंदर हमारे पास एक मेटल होगा, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे मेटल में, लेकिन हम लोग को इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर लिख लेते हैं, हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा। इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टेड किस में, मेटल में। मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। अब एक एग्जांपल भी इसके अंदर देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लेते हैं हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इधर है कार्बन, तो इधर ये रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इधर शॉर्ट में RA लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन ने क्या किया, इस जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड कार्बन यानी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आने से मेटल में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गया और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो हम लोगों ने 2 स्टेप देख लिए। एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। इसके अंदर एक टर्म थी गैंग पार्टिकल्स, गैंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ गए। सेकंड स्टेप था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर 3 मेन प्रोसेस थे, रोस्टिंग था, कैल्सिनेशन था, रिडक्शन था। तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। अब थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस, थर्ड स्टेप जो हमारे पास बचा, जो फाइनली ओर को कन्वर्ट कर देगा प्योर मेटल में। देखो अब तक हम लोगों ने ओर को हम लोगों ने मेटल में तो कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन वो मेटल अभी हमारे पास प्योर स्टेट में नहीं है, मतलब इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ अभी भी हैं। एग्जैक्ट हम लोगों को बढ़िया मेटल नहीं मिला है, प्योर मेटल नहीं मिला है। तो उस प्योर मेटल को लाने के लिए हम लोगों को थर्ड स्टेप का पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इस रिफाइनिंग ऑफ मेटल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझ लिया एनरिचमेंट ऑफ ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।